Assalamualaikum. Today we are starting the chapter cost of production. इस चैप्टर में हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे. देन वी विल आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और जो शॉर्ट रन कॉस्ट हैं हम उनको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स आइडियली ऑफ अ वैल्यू ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द इनपुट्स. प्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल उसी वक्त होती है कि जब हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करके उनके थ्रू जो है उनकी वैल्यू से ज़्यादा जो है जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो प्रोडक्शन कहलाती है. So without the use of inputs, no production is possible. Cost of production refers to the total expenses made by a business to produce a specific quantity of product or offer a service. Cost of production क्या होते हैं? ये वो expenses होते हैं कि जो कि उस production process के अंदर जो है वो entrepreneur को आ रहे होते हैं. वो किस तरह से फेस करता है इन cost of production को या expenses को, कि वो obviously entrepreneur जो है उस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है. उसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं उनको हायर करता है. अगर वो उसके अपने नहीं है वो उनको हायर करेगा और उनके थ्रू उनकी कंबाइनिंग के थ्रू लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करता है, उनके थ्रू प्रोडक्शन कर रहा होता है. सो जितने भी इन लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, इन सब के ऊपर जितने एक्सपेंसेस आ रहे होंगे इनको परचेज करने में, और प्लस अगर वो उसके एंटरप्रेन्योर के अपने भी हैं वो रिसोर्सेज, तो इन सब को हम ऑल टुगेदर काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. सो इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. दीज आर द एक्सपेंडिचर्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी. सो इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, द परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इन बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस चार्जेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, implicit cost and normal profit of the entrepreneur. इन सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे कि एज यू नो कि प्रोडक्शन में ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. आपकी मैन मेड रिसोर्सेज जिसमें कि मशीनरी है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी है, वेजेस हैं, लेबर जितने भी वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनको जो है वो वेजेस प्रोवाइड करना है, रेंट, इसी तरह से इंटरेस्ट, लैंड का जो रिवॉर्ड है एज यू नो वो रेंट है, इसी तरह से कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. अब डेप्रिसिएशन आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा. डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो अगर आप मशीनरीज या बिल्डिंग्स वगैरह को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो टाइम के साथ क्या होगा, उस मशीनरी या बिल्डिंग की वेयर एंड टियर होती रहती है और उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होती रहती है. तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग. क्योंकि आप देखिए जब आप बिल्कुल कोई न्यू मशीनरी परचेज करते हैं तो वो स्टार्ट में तो फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे उसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ कम होती जाएगी, एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग. बिल्डिंग का भी यही होता है कि आप बिल्कुल न्यू बिल्डिंग होती है तो वो बिल्कुल स्टार्ट में उसमें कोई वेयर एंड टियर नहीं होती, लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो यूज़ होती जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, ऑब्वियसली आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको मार्केटिंग उसकी करने के लिए एडवर्टाइजिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है. उस पर जितने एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होंगे. इंश्योरेंस चार्जेस, अगर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है उसकी इंश्योरेंस करवाई भी है तो उसके भी चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे. पेमेंट ऑफ टैक्सेस जितने इन्वॉल्व होंगे वो टैक्सेस की पेमेंट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, इसको हम अभी आगे जाके स्टडी करेंगे डिटेल में. नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, इनको भी हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट मैं अभी आप लोगों को बता दी. नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज द सम ऑफ मनी नेसेसरी टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन बिजनेस. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि ये वो
अमाउंट होता है मनी का कि जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में रखने के लिए चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है या नेसेसरी होता है। अगर उतना अमाउंट उसको एंटरप्रेन्योर को नहीं मिल रहा होगा देन ही कैन शट डाउन और हिज बिजनेस। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कॉस्ट की। प्रोफेसर मीर हैज़ क्लासिफाइड कॉस्ट इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे? मटेरियल कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, वेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इसमें आप देख लें कि जो रॉ मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ होता है, इसी तरह से जो वहाँ पे लैंड का जो रेंट है उसके ऊपर जितने एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, लेबर्स को वेजेस देने में जितने एक्सपेंसेस होंगे, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो देने में, इसी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर का होगा वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा होगा प्रोडक्शन कॉस्ट में। Production cost involves material cost, rent cost, wage cost, interest cost, and normal profit. Selling cost इसमें जो हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन पे चार्जेस आए होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, इसी तरह से उसकी सेलिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट है सर्विस उसकी सेलिंग के ऊपर जितने एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, फिर मार्केटिंग पे जितने कॉस्ट आए होंगे वो आपके सेलिंग कॉस्ट में आए होंगे। सन्ड्री कॉस्ट जो है, सन्ड्री मीन्स मिसलेनियस, इसमें जितने भी अदर कॉस्ट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, लाइक इंश्योरेंस चार्जेस, टैक्स पेमेंट्स, बैंक सर्विस चार्जेस, गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, डोनेशंस, रेट्स एक्सेट्रा। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, देन वी विल डिस्कस इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं कि जो कि एक एंटरप्रेन्योर को पे करनी पड़ती हैं अपनी हायर्ड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हायर्ड सर्विसेज के लिए। यानी इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को हायर करता है, उन पे जितनी भी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे वो अकाउंटिंग कॉस्ट होंगे, यानी कि डायरेक्ट मनी पेमेंट्स भी कहलाती हैं। These are the direct money payments to the factors of production hired. अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी? वेजेस, क्योंकि डायरेक्टली जो है लेबर्स को पे हो रही होती है। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, लाइट्स, फ्यूल, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस, डिप्रिसिएशन चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएंगे, डायरेक्ट मनी पेमेंट्स टू द हायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड टाइप के जो कॉस्ट हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। दीज आर the alternative costs of the self-owned and self-employed resources of a firm. ये वो implicit cost वो cost होते हैं जो कि इकोनॉमिस्ट्स कंसिडर करते हैं, अकाउंटेंट्स कंसिडर नहीं करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। जैसे कि हमने अभी पहली टाइप पढ़ी थी एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होते हैं कि जो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर जो है उसको पे करने पड़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट हैं ये वो कॉस्ट हैं जो कि इकोनॉमिस्ट कंसिडर करते हैं। और ये क्या है? ये वो अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है एंटरप्रेन्योर की, कि जो कि अपने हायर्ड सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इम्प्यूटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। These are the specific type of opportunity cost. It means that the cost of resources already owned by the firm that could have been put to some other use. ये वो कॉस्ट होती हैं कि जो कि अगर एक फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रही है, ये उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो अपने बिजनेस में ओन कर रही है वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और यूज़ कर रही है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो कहीं और भी यूज़ कर सकती थी फर्म किसी और बिजनेस में, किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये वो इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो
तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ये होता है, दीज आर द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स अ बिजनेस could use his labor to earn income at a job। एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर ने है, उसने अपना कारपेट प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया। आप देखेंगे बिजनेस स्टार्ट करने में मे बी वो फैक्ट्री जो बिल्डिंग है वो भी उसकी अपनी हो, और इस तरह से जो वहाँ पे मशीनरीज जो यूज़ हो रही है वो भी उसने अपनी वहाँ पे यूज़ की हो। इसी तरह से जो वहाँ पे लेबर यूज़ हो रहा है वो भी उसने परचेज किया हुआ है, हायर किया हुआ है। इसी तरह से जितने भी रॉ मटीरियल्स हैं वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फ्यूल, लाइटिंग चार्जेस, सारी चीज़ें जितने भी उसने किए हुए हैं उनके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग ये देखें कि उस एंटरप्रेन्योर ने जितने भी अपने मतलब सारे रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ किए ना, और अपनी सर्विसेज भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एंटरप्रेन्योर एज अ मैनेजर। तो अगर तो अपनी फैक्ट्री में एज अ मैनेजर वर्क नहीं कर रहा होता तो उसके पास और भी तो ऑप्शंस थी, वो और अल्टरनेटिव्स भी चूज़ कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे मैनेजर की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता अपनी ही फर्म में या अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, तो वो कहीं और भी तो वर्क कर सकता था ना, कोई और जॉब कर लेता और वहाँ से इनकम अर्न कर लेता। तो ये जो इनकम है जो अर्न कर सकता था अल्टरनेटिव वे में, वो एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अब इसी तरह से थर्ड टाइप जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जो है वो एक टाइप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो कि इकोनॉमिस्ट कंसिडर करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? When an option is chosen from alternatives, the opportunity cost is the cost incurred by not enjoying the benefit associated with the best alternative choice। यानी आप देखिए हम लाइफ में बहुत सारी जो है चॉइसेस कर रहे होते हैं। हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हम चॉइसेस कर रहे होते हैं। तो इन चॉइसेस करने में समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो एक ही टाइम में हम सिर्फ एक डिसीजन ले सकते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। तो हम जो डिसीजन लेंगे, जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी हमने छोड़ दिए हैं, दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो ऑल्टरनेटिव्स हमने छोड़ दिए हैं, फोरगो कर दिए हैं, दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिसीजन मेड। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। यानी जो हमने ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया है अपना ये करंट डिसीजन लेने के लिए, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस करंट डिसीजन की। फॉर एग्जाम्पल यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू एन अम्यूजमेंट पार्क। आप अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, ठीक है। अब जिस टाइम पे आप अम्यूजमेंट पार्क गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसी टाइम में आप घर में बुक रीड कर लें, या आप जो मनी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर डिफरेंट राइड्स लेने में या कोई और चीज़ यूज़ करने में, वो मनी आप किसी और चीज़ के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं 1 घंटे की, तो उस क्लास का जो टाइम है उस टाइम पे आप कोई और काम नहीं कर सकते, ठीक है। मे बी आप कुछ और उस टाइम पे कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आप जो क्लास अटेंड करें, आप उस टाइम पे टीवी देख लेते, आप उस टाइम पे जो है अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने चले जाते, या आप उस टाइम पे कोई और काम कर लेते, ठीक है। तो आपने जो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स छोड़े हैं और उनमें जो बेस्ट आपने ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द इकोनॉमिक्स क्लास। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने स्टडी कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। देखिए हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन में भी आ रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस, और लॉन्ग रन में भी आ रहे होते हैं। पहले हम शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट टू द फर्म। सो in discussing short run cost of the firm,
पहले हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. Short run is a period of time in which the quantity of at least one input is fixed and the quantities of the other inputs can be varied. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें कि एटलीस्ट एक इनपुट जो है वो फिक्स होना चाहिए और अदर इनपुट्स जो है उनको हम चेंज कर सकें. इनपुट्स वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल. तो ये शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है कि जो कि जिसमें कि आपका एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन ये टाइम पीरियड हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितना टाइम पीरियड होता है. जनरली इट मे बी 1 year, इट मे बी 6 months, इट मे बी 1 day, सॉरी इट मे बी 1 month. ये वेरी करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि आप हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन वेरीज विद द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री को, आयरन इंडस्ट्री को देखें तो शॉर्ट टाइम पीरियड इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए अ नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है. लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देखें या बलून इंडस्ट्री को देखें, कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री को देखें, तो वहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड आपका कुछ वीक्स हो सकता है, कुछ मंथ्स हो सकता है. तो दिस इज द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच द क्वांटिटीज ऑफ ऑल इनपुट्स कैन बी वैरीड. लॉन्ग रन आपका वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें कि हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स को हम चेंज कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ को जितनी भी रिक्वायरमेंट है. सो ऑल एडजस्टमेंट, फुल एडजस्टमेंट कैन बी मेड इन द लॉन्ग रन. जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. आउटपुट को जितना ज़्यादा बढ़ाना हो, लॉन्ग रन आपके पास इतना टाइम पीरियड होता है कि उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है हम कर सकते हैं थ्रू हायरिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब शॉर्ट रन कॉस्ट फर्म के क्या होते हैं, हम उनको डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस. हमारे पास सबसे पहले जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म. टोटल कॉस्ट में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन टोटल कॉस्ट. सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट को पढ़ लेते हैं. फिक्स कॉस्ट अकर इन द शॉर्ट रन. फिक्स कॉस्ट होते हैं जो कि सिर्फ शॉर्ट रन में ही अकर हो रहे होते हैं. दीज रिमेन द सेम विद द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम. आउटपुट जितना भी चेंज कर ले फर्म, वो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम वट एवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट. दे हैव टू बी इनकर्ड इवन इफ द आउटपुट इज जीरो. फिक्स कॉस्ट जो है, अगर आउटपुट फैक्ट्री जो है वो आउटपुट कोई भी प्रोड्यूस नहीं करी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी है, फिर भी ये वो कॉस्ट होते हैं जो कि फैक्ट्री को बेयर करने पड़ते हैं या फर्म को बेयर करने पड़ते हैं. फिक्स कॉस्ट का जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. या इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू टी सी माइनस ए वी सी मल्टीप्लाइड बाय क्यू. अब सेकंड जो आपकी टाइप है वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहे होंगे, स्पेसिफिकली कौन सी कॉस्ट होंगे. अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल कोई एक शू फैक्ट्री है. शू फैक्ट्री किसी भी एंटरप्रेन्योर ने इस्टेब्लिश की है. अब इसको ज़ाहिर है इस फैक्ट्री को अपनी जो है प्रोडक्शन करने के लिए इसको बहुत सारी एक्सपेंडिचर जो हैं उनको बेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, सैलरीज ऑफ मैनेजरियल स्टाफ, प्रॉपर्टी टैक्सेस, depreciation of building and equipment, etc. at all levels of output including zero. तो ये सारे वो कॉस्ट प्रोडक्शन होते हैं कि जो कि फर्म को फेस करने पड़ते हैं चाहे लेवल ऑफ आउटपुट जीरो भी क्यों ना हो. क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो देना पड़ेगा. इसी तरह से बिल्डिंग का रेंट है, फर्म जो है वो उससे इवेड नहीं कर सकती रेंट से, क्योंकि वो तो उसको ओनर को देना पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन हो रही हो या नहीं हो रही हो. इसी तरह से
जो मैनेजरियल स्टाफ है उनको भी सैलरीज जो है फर्म को देनी पड़ेंगी, चाहे आउटपुट कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, इवन ज़ीरो भी हो। तो फिक्स कॉस्ट के अंदर ये कॉस्ट आ रहे होते हैं। सेकेंड टाइप इज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो है दीज चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ साथ चेंज होते जाते हैं। सो आउटपुट इंक्रीजेज, एज आउटपुट इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इनका फॉर्मूला हमारे पास दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिम्बॉलिकली, TVC इज इक्वल टू Q TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, Q आउटपुट, एंड ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये इसका कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड वन इज अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि ये वो कॉस्ट होते हैं कि जो कि आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज होते हैं। तो अगर आउटपुट कम होगा तो ये कम हो जाएंगे, आउटपुट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, लाइक जितना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम शू फैक्ट्री की एग्जाम्पल लेते हैं, तो जितने ज़्यादा जो है वो शूज़ प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतने ही ज़्यादा लेबर की पेमेंट करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स की पेमेंट उतनी ज़्यादा होगी, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की पेमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपके वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये वाले एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। थर्ड टाइप जो है टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट है। टोटल का मतलब जितने भी हमारे पास कॉस्ट उसमें आ रहे हो, तो चाहे आपके वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे आपके फिक्स कॉस्ट हो। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू सम ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। इट्स फार्मूला इज TC इक्वल टू FC प्लस DC, यानी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को आप सम अप कर दें। तो इसमें आप जितने भी कॉस्ट आपने फिक्स कॉस्ट में पढ़े थे और जितने भी आपने वेरिएबल कॉस्ट में पढ़े, वो स्पेसिफिक कॉस्ट आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएंगे फॉर्म की। सेकेंड टाइप जो है वो एवरेज कॉस्ट की होगी। डिफरेंट टाइप्स के जो पर यूनिट कॉस्ट होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी एक यूनिट की कॉस्ट। अभी तक हमने टोटल कॉस्ट का पढ़ा था फॉर्म की, अब यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, तो लेट्स डिस्कस। एवरेज कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है। देखिए जैसे आपने वहाँ पे फिक्स कॉस्ट पढ़ा था, अब यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब आप एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लेंगे वो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी। So average fixed cost can be found by dividing total fixed cost by the units of output. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, AFC इज इक्वल टू TFC ओवर Q। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये वो कॉस्ट होती है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जाएंगे। पहले स्टार्ट में ये हाई होंगे, जैसे आउटपुट कम होगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा ये फिक्स्ड कॉस्ट हायर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर डिवाइड होते जाएंगे। जब आप देखेंगे डिनोमिनेटर ज़्यादा होता जा रहा है तो एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर, तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर आएगा AFC क्या होगा, कम होता जाएगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके डिक्लाइन होते जाएंगे एज द आउटपुट इंक्रीजेस। सेकेंड टाइप आपकी जो एवरेज कॉस्ट के अंदर आएगी दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है जैसे हमने अभी टोटल कॉस्ट वाले में पढ़ा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, तो ये उसके साथ रिलेटेड है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आप वेरिएबल कॉस्ट को एक यूनिट की के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सो ABC का जो फॉर्मूला है दैट इज ABC इक्वल टू TVC ओवर Q। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट की यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ABC आ जाएगी। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होगा कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, देखिए स्टार्ट में जब आउटपुट कम होगा तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होते जाएंगे, और फिर जब आउटपुट और ज़्यादा हो जाएगा
तो आपके एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड टाइप की जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, और सिंपल इसको हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। दिस इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब जो हमने स्टार्ट में टोटल कॉस्ट पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे ये उसी के साथ रिलेटेड है। एवरेज टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट जो है अगर आप उसको पर यूनिट के ऊपर फाइंड कर लें तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी एक यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो ए टी सी इज इक्वल टू टी सी ओवर क्यू। अगर आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास दो फार्मूलाज के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर दें या फिर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को सम कर दें, सो बोथ फार्मूलाज विल गिव द सेम रिजल्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का नेचर जो है वो क्या होता है, स्टार्ट में जब आउटपुट कम होता है तो ये भी बहुत हाई होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा तो उसके साथ साथ यानी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती जाएगी, उसके साथ साथ एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन होते जाएंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब थर्ड टाइप की जो हमारे पास कॉस्ट है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज रिलेटेड विद द चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। यानी अगर आप आउटपुट में 1 यूनिट चेंज आ रहा है, यानी आउटपुट आप 1 यूनिट ज़्यादा कर रहे हैं या 1 यूनिट कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज मेजर्ड बाय मार्जिनल कॉस्ट। एंड इट्स फार्मूला इज एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू। डेल्टा का साइन जो है आपके पास चेंज को शो कर रहा है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा क्यू। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो है चेंज चेंज तो जब आपके पास चेंज कंसर्न होगा तो चेंज का मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेटेड है, फिक्स कॉस्ट के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो हम इसको डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक यूनिट आउटपुट में चेंज आने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, या एक यूनिट आउटपुट में आने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज मेजर्ड बाय मार्जिनल कॉस्ट। एंड वी कैन आल्सो फाइंड marginal cost by this formula W into delta L over delta Q. W means wage rate multiplied by delta L यानी change in labor over change in output. So this is not very concerned with us क्योंकि हम simple formulas के साथ related हैं यहाँ पर, तो हम इन दो formulas को ही discuss करेंगे। अच्छा, अभी तक जो हमने इसको डिस्कस किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए हैं, लाइक एवरेज कॉस्ट्स हैं जिसमें कि आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो वो कॉस्ट किसके साथ रिलेटेड है, आपके सो यहाँ तक जितने हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लाइक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट, वो आपके एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट अगर हम देखें उनमें से, तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर मिरर इमेजेस ऑफ ए पी एन एम पी, जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लॉज ऑफ रिटर्न्स में, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर हम इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ये उनके मिरर इमेजेस बनते हैं। लाइक एवरेज प्रोडक्ट जो है वो किसका मिरर इमेज बनेगा, एवरेज कॉस्ट का, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो किसका मिरर इमेज बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का। ओके, सो अब इनकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से शॉर्ट टर्म कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं एक फर्म के शॉर्ट टर्म कॉस्ट रिप्रेजेंट किए हुए। इन द फर्स्ट कॉलम रेट ऑफ आउटपुट इज गिवन। आउटपुट के जो लेवल्स हैं आप देख सकते हैं वो 0 से लेके आपको 11 तक दिए हुए हैं।
सेकेंड कॉलम में आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट एज यू नो दे रिमेन द सेम व्हाटएवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट, दे रिमेन 50। और इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो है मैंने आपको बताया था कि वो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 50 78 एंड सो ऑन आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कॉलम में टोटल कॉस्ट, तो आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि जब लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो वहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट 50 यूनिट्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा फैक्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी लेकिन फर्म को कॉस्ट बियर करने पड़ रहे हैं। ये वो कॉस्ट है, दीज आर द फिक्स कॉस्ट जो फर्म को बियर करने पड़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एज यू नो कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जब लेवल ऑफ आउटपुट 0 होता है तो उस पर जितने कॉस्ट 0 लेवल पे लेवल ऑफ आउटपुट पे आ रहे होते हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर जब आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट इंक्रीज होते जाएंगे 50 100 120 एंड सो ऑन। तो ये आपका सम होगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का। उसके नेक्स्ट कॉलम में आप लोग देख सकते हैं कि हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। MC इज इक्वल टू डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q, यानी कि एक यूनिट आउटपुट में चेंज आने की वजह से टोटल कॉस्ट में या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर हम टोटल कॉस्ट के थ्रू इसको कैलकुलेट करें, लाइक MC इज इक्वल टू डेल्टा TC और डेल्टा Q। डेल्टा TC यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें देखिए चेंज तो इसी तरह आएगा ना कि हम जब कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करें तो वहाँ पे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट 0 होगी। लेकिन अगर हम स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्शन को, तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल प्रोडक्शन कितने, सॉरी टोटल कॉस्ट कितने आ रहे हैं 100। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस 50, यानी जो आपके पास nth यूनिट ऑफ आउटपुट की जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें से आप n माइनस 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। क्या मतलब है? न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा? 100 माइनस 50 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा Q का क्या मतलब है? चेंज इन आउटपुट। अब आउटपुट में चेंज हम कैसे करेंगे? nth यूनिट का आउटपुट माइनस n माइनस 1 यूनिट का आउटपुट, यानी 1 माइनस 0। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 50। फिर इसी तरह से सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? 128 माइनस 100 न्यूमरेटर में आ गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में, दैट इज 1। तो आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्दर यूनिट्स के ऊपर आप जो है इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। दिस वन माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, ये सारे लेवल्स ऑफ आउटपुट पे आप इसी तरह से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है या फिक्स कॉस्ट क्या है? दैट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 50। अब सेकेंड आउटपुट पे आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 25। जैसे 50 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 16.7 एंड सो ऑन। तो अब इसी तरह से इसको इसके ऊपर डिवाइड करते जाएंगे फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है उसको हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे जौन से आउटपुट लेवल पे आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल सेकंड फर्स्ट यूनिट पे आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपको ABC फाइंड करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 50। इसी तरह से सेकंड यूनिट पे आपको ABC फाइंड करना है। तो BC कितना है? 78 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू
39, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है थर्ड यूनिट पे क्या होगा, 98 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 32.7 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट पे हर लेवल पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे। इसी तरह से लास्ट कॉलम में एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है। ये कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं इसमें। या तो आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर दें लाइक दिस वन। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको कितना जो है एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, 100 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 100। इसी तरह से सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे 128 डिवाइड बाई 2 दैट इज 64। थर्ड पे आप कैसे करेंगे, 148 ओवर 3 दैट इज 49.3 एंड सो ऑन, ठीक है। या तो ये कर लें या फिर इसका अल्टरनेट भी है कि आप AFC और ABC को ऐड कर लें उस लेवल ऑफ आउटपुट पे। लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आप 50 + 50 AFC और ABC को ऐड कर लिया, 100 आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे AFC और ABC को ऐड कर लिया, 25 + 39 इज इक्वल टू 64। फिर थर्ड पे 16.7 + 32.7 दैट इज इक्वल टू 49.3 एंड सो ऑन। तो ये ऑल्टरनेट फार्मूला ना, आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे दे विल गिव द सेम रिजल्ट। So this is all about the cost of production, or I think this is enough for this chapter. So thank you.